जो 21 अगस्त को जो भारत बंद हुआ तो इस पे एक विवाद छिड़ा कि देशद्रोही नारे लग रहे हैं। क्या कहेंगे आप? और टीवी पे ये डिबेट भी चली। जिन्होंने इस देश पर कब्जा किया, हमारे देश को गुलाम बनाया, वो उनके दरबारी हो गए, वहाँ पर तबला बजा रहे थे, गाना बजाना कर रहे थे, अंग्रेज आए तो उनकी चाटुकारिता कर रहे थे। ऐसे लोगों को ये समझ नहीं है कि देशभक्ति और देशद्रोह में फ़र्क क्या होता है। जब देश में संविधान की प्रतियां जलाई जाती हैं वो आपको देशद्रोही नहीं लगता। जब देश में संविधान को मिटाने की बात होती है, इस देश में संविधान को बदलने की बात होती है कि 400 पार आएगा तो हम संविधान बदल देंगे, वो देशद्रोही आपको नहीं लगता। इस देश के जो मनुवादी लोग हैं, पुरुषवादी लोग हैं, वो कहते हैं कि महिलाओं को आज़ादी नहीं होनी चाहिए, उनको घरों में कैद करके रखो, उनको पढ़ने लिखने मत दो, उनकी स्वतंत्रता पर पाबंदी लगा दो, वो देशद्रोही काम नहीं है। योगी जी ने कल ही कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो वो तो एक साथ रहने की बात कर रहे हैं। अगर सारे हिंदू एक हो जाएं तो हाथरस में हमारी बेटी को रात में कैसे जला दिया? उसको रात में पेट्रोल छिड़क के लावारिस की तरह घर वालों को कैद करके आपने आग लगा दी। हिंदुओं में ऐसा होता है क्या? रात में अंतिम संस्कार होता है क्या? बिना परिवार के कोई व्यक्ति अग्नि दे सकता है क्या? आपने राम मंदिर बनाया, इतने सारे पुजारी बनाए, किसी दलित को, किसी आदिवासी को, किसी ओबीसी को मुख्य पुजारी क्यों नहीं बनाया? उस पुजारी के पैनल में जो ट्रस्ट है उसी में शामिल कर लेते, उसमें जो है एक पुजारी बना देते, तिजोरी की चाबी दे देते, तब तो आपको हिंदू नज़र नहीं आ रहा। 400 से ज़्यादा लेटरल एंट्री में भर्ती आईएएस लेवल पे उन्होंने कर दी, एक भी ओबीसी नहीं। तो ऐसा ओबीसी माँ के बेटे का हम क्या करेंगे जो हमारे हक अधिकार की जो है उसमें एकदम आग लगा रहा है, उसको जला रहा है कि हमारे आदमियों को किसी को नौकरी मिले ही ना। चुनाव के वक्त तो हिंदू, चुनाव के वक्त तो ओबीसी, बाद में वो सवर्ण बन जाते हैं, उनको एहसास भी नहीं होता कि हमारे समाज के लोगों के साथ क्या हो रहा है। अगस्त को क्रांति का महीना कहा गया है। 1942 में एक क्रांति हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन, और 2024 में भी अगस्त में कुछ ऐसा ही बीत रहा है। अगर हम 1 अगस्त की बात करें 2024 की, तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें SC ST कोटे में सब कोटा बनाए जाने की बात की गई और क्रीमी लेयर बनाने की बात की गई। अगर बगल के देश में ध्यान दें, बांग्लादेश में, तो वहाँ पे अभी 7 महीने पहले चुनाव हुआ था और शेख हसीना सरकार में आई थी, लेकिन वो सत्ता से बेदखल हो गई। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुमित चौहान, जो कि खुद अपना एक न्यूज़ चैनल चलाते हैं, द न्यूज़ वीक। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सभी दर्शकों को, जय भीम। तो सुमित जी, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले जो 21 अगस्त को जो भारत बंद हुआ तो इस पे एक विवाद छिड़ा कि देशद्रोही नारे लग रहे हैं। क्या कहेंगे आप? और टीवी पे ये डिबेट भी चली। देखिए, जिन लोगों को देशभक्ति और देशद्रोह में फ़र्क नहीं पता और जिनको ये नहीं पता कि हमारे पुरखों ने इस देश की ज़मीन को आज़ाद कराने के लिए, हमारी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए कितना योगदान दिया है, और उनके पुरखों ने उनके चरणों में लेट गए हैं, जिन्होंने इस देश पर कब्ज़ा किया, हमारे देश को गुलाम बनाया, वो उनके दरबारी हो गए, वहाँ पर तबला बजा रहे थे, गाना बजाना कर रहे थे, अंग्रेज आए तो उनकी चाटुकारिता कर रहे थे। ऐसे लोगों को ये समझ नहीं है कि देशभक्ति और देशद्रोह में फ़र्क क्या होता है। और ऐसे लोगों को भारत के संविधान की भी जानकारी नहीं है, उनको अक्ल नहीं है कि भारत का संविधान जो है वो हम सबको अपनी आज़ादी देता है, अपनी स्वतंत्रता देता है कि हम अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से, संसदीय लैंग्वेज में हम अपनी बात को कर सकते हैं। हमें जो है अपने ग्रुप्स बनाने की आज़ादी है, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम हड़ताल कर सकते हैं, हम सड़क पे आंदोलन कर सकते हैं, हम सरकार को उसकी जो जिम्मेदारी है उसका एहसास कराने के लिए कोई बात कर सकते हैं, ज्ञापन दे सकते हैं। ये हमारे संवैधानिक अधिकार हैं। और अगर कोई अपने संवैधानिक अधिकारों का पालन करता है, जो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान में उन्होंने हमको दिए हैं, उनको अगर कोई पालन करता है, शांति बनाए रखता है, कहीं पर कहीं कोई विद्रोह नहीं होता, कोई कहीं की हिंसा नहीं होती, किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, उसको अगर वो कोई देशद्रोही कह रहा है तो मैं उनको देशद्रोही करूंगा कि आप देशद्रोही लोग हैं जो इस देश की एक इतनी बड़ी आबादी जो कि बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करती है, जो अपने हक अधिकार की बात करती है, जब वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रही है, आप उनके आंदोलन को देशद्रोही कह सकते हैं। जब देश में संविधान की प्रतियां जलाई जाती हैं वो आपको देशद्रोही नहीं लगता। जब देश में संविधान को मिटाने की बात होती है, इस देश में संविधान को बदलने की बात होती है कि 400 पार आएगा तो हम संविधान बदल देंगे, वो देशद्रोही आपको नहीं लगता। इस देश के जो मनुवादी लोग हैं, पुरुषवादी लोग हैं, वो कहते हैं कि महिलाओं को आज़ादी नहीं होनी चाहिए, उनको घरों में कैद करके रखो, उनको पढ़ने लिखने मत दो, उनकी स्वतंत्रता पर पाबंदी लगा दो, वो देशद्रोही काम नहीं है। इस देश में संविधान को नकार के हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है, जो कि भारत एक
गणतंत्र स्वतंत्र राष्ट्र है, संप्रभु राष्ट्र है, उसको सबको नकार के कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो देशद्रोही नहीं है। तो आपको ये सब तो देशभक्ति लगती है, वो आपको देशद्रोही लगता नहीं। लेकिन जो बहुजन समाज अपनी बुनियादी चीज़ों के लिए, अपने हक अधिकार के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करता है, और अगर वो आपको देशद्रोही लगता है तो आपको शर्म आनी चाहिए। आपको देशभक्ति और देशद्रोही में फ़र्क ही नहीं पता। मुझे लगता है ऐसे लोग बहुत मूर्ख हैं और बहुत चालाक हैं। अच्छा, योगी जी ने कल ही कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो वो तो एक साथ रहने की बात कर रहे हैं। वो किन को एक साथ रखना चाहते हैं? तो सभी लोगों को बोल रहे सारे हिंदू एक साथ। नहीं, वो सारे हिंदू अगर एक साथ होते तो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, जिसमें SC ST का, OBC का बड़े पैमाने पर 18,000 से ज़्यादा नौकरियां खा गए। तो वो हिंदू थे तो उनको नौकरियां क्यों नहीं दी? आरक्षण में घोटाला क्यों किया? अगर सारे हिंदू एक हो जाएं तो हाथरस में हमारी बेटी को रात में कैसे जला दिया? उसको रात में पेट्रोल छिड़क के लावारिस की तरह घर वालों को कैद करके आपने आग लगा दी। हिंदुओं में ऐसा होता है क्या? रात में अंतिम संस्कार होता है क्या? बिना परिवार के कोई व्यक्ति अग्नि दे सकता है क्या? वो हिंदू समाज था तब आपको याद नहीं आया? आपने राम मंदिर बनाया, इतने सारे पुजारी बनाए, किसी दलित को, किसी आदिवासी को, किसी OBC को मुख्य पुजारी क्यों नहीं बनाया? उस पुजारी के पैनल में जो ट्रस्ट है उसी में शामिल कर लेते, उसमें जो है एक पुजारी बना देते, तिजोरी की चाबी दे देते, तब तो आपको हिंदू नज़र नहीं आ रहा। आप जितनी चीज़ें कर रहे हैं, जितने आपके सो कॉल्ड विकास के काम हैं, उसमें आपको दलितों की कोई भूमिका नज़र नहीं आती। आप उनको बचाने के लिए, उनकी ऊपर ज्यादतियाँ ना हो इसके लिए कुछ काम नहीं करते। आगरा में हमारे बच्चों को पुलिस थाने में ले जाके मार दिया गया, वाल्मीकि समाज के हमारे बच्चे को पुलिस लेके गई और उसकी लाश वहाँ से आई। तो वो हिंदू आपको कैसे नज़र आ रहे हैं? आप उनको बेसिकली बरगलाना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि जो दलित बहुजन समाज है, जो अभी यूपी में बहुत मुखरता से जिसने चुनाव में अपना वोट दिया और जो सरकार कह रही थी हम 400 पार आएंगे तो संविधान बदल देंगे, उसको सिमटा के रख दिया। यूपी में उनकी इतनी दुर्गति हो गई कि अयोध्या हार गए, आसपास के तमाम ज़िले हार गए। उनको बहुत करारा थप्पड़ लगाया, उनको बहुत करारा तमाचा दलित बहुजन समाज ने मारा है। और उनको उनके ऐसे दिखाइए कि जो कह रहे थे कि RSS के जब 100 साल पूरे होंगे 1925 में, 2025 में, 1925 में शुरू हुआ तो हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। तो दलित बहुजन समाज ने इनके उस सपने को रौंद दिया। ये उनको ये चाहते हैं कि फिर से हम उनका हिंदूकरण करें, उनको एक हिंदुत्व के फोल्ड में लेके आएँ। जब SC ST OBC के ऊपर हमले होते हैं तब वो हिंदू आपको नज़र नहीं आते। आरक्षण जब उनको मिलता है, शेड्यूल कास्ट को आरक्षण मिलता है, OBC को आरक्षण मिलता है, शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण मिलता है, मुसलमानों को तो आरक्षण नहीं मिल रहा। OBC में कुछ जातियां मुसलमानों की हैं लेकिन लार्जर आप मुसलमानों को नहीं मिल रहा। तो उनके आरक्षण का विरोध क्यों करते हैं? सबसे ज़्यादा आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है? सबसे ज़्यादा आरक्षण को गालियां कौन दे रहा है? सबसे ज़्यादा आरक्षण के ताने कौन दे रहा है? अब सब क्लासिफिकेशन जो फैसला आया है, क्रीमी लेयर का जो फैसला आया, तो सबसे ज़्यादा उसका सपोर्ट कौन कर रहा है? भैया क्या वो मुसलमानों के आरक्षण की बात हो रही थी? वो ईसाइयों के आरक्षण की बात हो रही थी? वो तो दलितों के आरक्षण की बात हो रही है ना, आदिवासियों के आरक्षण की बात हो रही है। तो अगर हिंदू हैं तो फिर आप उनका विरोध कर रहे हैं। आप विरोध कैसे कर रहे हैं? एक हिंदू दूसरे हिंदू को मिलने वाले आरक्षण का विरोध कैसे कर रहा है? तो योगी आदित्यनाथ चाहते हैं, नरेंद्र मोदी और उनके तमाम जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हम दरअसल हिंदू मुस्लिम बाइनरी में फंसे रहें, हम जाति का सवाल ना उठाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 90 सचिव हैं उसमें एक जो है शेड्यूल कास्ट का है, 3 OBC हैं, एक भी आदिवासी नहीं है, उस पर हम कोई सवाल ना उठाएं। जो सरकार फंड देती है बजट। एक मिनट, वो तो खुद कहते हैं कि मैं OBC का बेटा हूँ, तो जाति की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में भी कहा था। नरेंद्र मोदी को अगर आप पिछले 10 साल उनके कार्यकाल को देखने के बाद भी अगर आप OBC मान रहे हैं तो मैं कहूँगा आप बहुत भोले हैं। और जो दर्शक उनको मानते हैं कि वो OBC माँ के बेटे हैं तो वो बहुत भोले हैं। उनको समझना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव में ये कहा कि मैं OBC माँ का बेटा हूँ, है ना। और उनकी जाति को भी अटल बिहारी वाजपेयी ने ही OBC की लिस्ट में डाला था। मोड़गाची जाति है जो कि संपन्न जाति है, उनको ये भी विवाद है कि वो OBC, जब वो CM थे अटल बिहारी सरकार ने उनको OBC लिस्ट में डाला था। अगर वो OBC माँ के बेटे होते तो वो जातिवाद जनगणना का विरोध नहीं करते। अगर वो OBC माँ के बेटे होते तो जो उनके प्रधान सचिव हैं, जो उनके कैबिनेट के सेक्रेटरीज हैं, उसमें OBC समाज के लोग दिखाई देते। उन्होंने जितनी नौकरियां बांटी हैं उन नौकरियों में हमारे लोग नज़र आते। 400 से ज़्यादा लेटरल एंट्री में भर्ती IAS लेवल पे उन्होंने कर दी, एक भी OBC नहीं। तो ऐसा OBC माँ के बेटे का हम क्या करेंगे जो हमारे हक अधिकार की जो है उसमें एकदम आग लगा रहा है, उसको जला रहा है कि हमारे आदमियों को किसी को नौकरी मिले ही ना।
69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला में जिक्र कर रहा हूँ, 18,000 से ज़्यादा लोगों की नौकरियां खा गए, तो ऐसे ओबीसी का भाई हम क्या करेंगे। जब 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार जब सत्ता में आई, से केंद्र सरकार में 10 लाख से ज़्यादा नौकरियां जो हैं वो वैकेंट थी, उनमें से 50% SC ST OBC को मिलनी थी, एक कलम से सारी नौकरियां ख़त्म कर दी। तो ऐसे ओबीसी का हम क्या करेंगे। चुनाव के वक्त तो हिंदू, चुनाव के वक्त तो ओबीसी, बाद में वो सवर्ण बन जाते हैं, उनको एहसास भी नहीं होता कि हमारे समाज के लोगों के साथ क्या हो रहा है। ओबीसी वाले कितनी अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं कि भाई उनको जो है बराबरी का मौका दो, भागीदारी दो, उनकी नुमाइंदगी की गारंटी दो, वो तो सुनते नहीं है। क्यों जातिवाद जनगणना नहीं करा रहे प्रधानमंत्री मोदी। अभी 2025 में इसी साल जो है नवंबर से शुरू हो जाएगी और फिर 25 तक वो जनगणना होगी। फैसला ले लिया, लेकिन जातिवाद जनगणना का कोई फैसला नहीं लिया। EWS में सिर्फ सवर्णों को उन्होंने 10% रिजर्वेशन दे दिया। ओबीसी माँ के बेटे थे, तो क्या ओबीसी में गरीब आदमी नहीं है? SC ST में गरीब आदमी नहीं है? उनको आपने क्यों कोटा नहीं दिया? उनका बैकलॉग इतना पड़ा है, सालों साल वैकेंसी खाली रखी जाती है, उनको छोड़ दिया जाता है, नॉट फाउंड सूटेबल कर दिया जाता है, फिर कन्वर्ट करके जो है जनरल को दे दिया जाता है, तब वो कहाँ चले जाते हैं। अभी 47 जब लेटरल एंट्री की वैकेंसी निकली और बवाल हुआ, लोगों ने विरोध किया, तो वो वापस लिया। उस समय आपको क्यों नहीं याद आता कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ और मुझे ओबीसी समाज का भला करना है। तो हमें वो वाला ओबीसी नहीं चाहिए ना जो पताका उठा के हिंदुत्व की ओर चले और बोले कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। हमको ज्योतिबा फूले वाला ओबीसी चाहिए। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जिस देश को बनाने की कल्पना करते हैं। तो महात्मा गांधी, आपने ज्योतिबा फुले को कहा, ठीक है, अच्छी बात है, हम भी समर्थन करते हैं, लेकिन राष्ट्रपिता का दर्जा तो महात्मा गांधी को दिया गया है। आप मानिए उनको राष्ट्रपिता। हम जिसको मानते हैं, जिस व्यक्ति ने देश की भलाई का काम किया, जिस देश में उन्होंने लड़कियों के लिए सबसे पहले स्कूल खोले, छुआछूत को मिटाने के लिए काम किया, अंधविश्वास को मिटाने के लिए काम किया और समाज में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, गरीब बीमार लोगों की मदद करी। माता सावित्रीबाई फुले जो रोग थे, प्लेग फैला तो रोगी को कंधे पे उठा के लाई, उससे उनका देहांत हो गया, उनका परिनिर्वाण हो गया। इस तरह के काम करने वाले लोग हमारे लिए राष्ट्र निर्माता हैं, इसलिए हम उनको राष्ट्रपिता कहते हैं। आप चाहे जिसको मर्जी कह लीजिए, हम उसमें आपत्ति नहीं करते। ऑफिशियल नहीं है, जो पढ़े लिखे लोग हैं इस बात को जानते हैं कि कोई ऑफिशियली महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं कहा गया, लेकिन ये पदवी उनके साथ जुड़ी हुई है। तो क्या आप उनको मतलब एज ए राष्ट्रपिता नहीं मानते? ज्योतिबा फुले को तो मैं मानता हूँ, आप भी मान रहे हैं और भी कई लोग मानते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप उनको राष्ट्रपिता मानते कि नहीं मानते महात्मा गांधी? मैं महात्मा गांधी को, बल्कि महात्मा भी जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि मैं उन्हें महात्मा नहीं मानता, तो मैं अपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को मानता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं वो कहते हैं इस देश में कितने महात्मा हुए, वो आए और धूल उड़ाकर चले गए, सिर्फ एक महात्मा ऐसा हुआ है जिसने इस देश का मुस्तकबिल बदल दिया, वो है ज्योतिबा फुले। तो हम महात्मा मानते हैं ज्योतिबा फुले को, हम राष्ट्रपिता मानते हैं ज्योतिबा फुले को, जिनको हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने 3 गुरुओं में से एक गुरु मानते हैं, जिन्होंने देश को बेहतर बनाया। गांधी ने अपना काम किया, राजनीति की, स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका निभाई, दलितों का हक उनको ना मिले इसलिए वो पूना पैक्ट के लिए आमरण अनशन करने बैठ गए। आपको कभी, आप इतिहास में देखिए, क्या कभी गांधी ने अंग्रेज़ भारत छोड़कर चले जाएं इस बात के लिए आमरण अनशन किया? कभी वो अनशन पर बैठ गए कि मैं फास्ट एंड टू डेथ पे हूं? आंदोलन तो उन्होंने किया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। मैं आपको आमरण अनशन की बात बता रहा हूँ कि मैं मर जाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक ये काम नहीं होगा। एक बार भी उन्होंने अंग्रेज़ों को भारत से निकालने के लिए आमरण अनशन नहीं किया कि अंग्रेज़ों जब तक तुम जाओगे नहीं, लो भाई मैं फास्ट एंड टू डेथ पे बैठ गया, मैं कुछ भी खाऊंगा नहीं। फास्ट एंड टू डेथ पे वो किस लिए बैठे थे? कि दलितों को, शेड्यूल कास्ट को जो कम्युनल अवार्ड मिला था जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार था कि हमको 2 वोट का अधिकार होगा, हमारे अपने निर्वाचन क्षेत्र थे, दलितों की भलाई थी, उनको आरक्षण मिला था, उसके खिलाफ बैठे ना। वो अंग्रेज़ों को भगाने के लिए तो नहीं बैठे। तो गांधी का राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान हम स्वीकार करते हैं, उनकी भूमिका को हम स्वीकार करते हैं, उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए। उनका दोहरा चरित्र था। हम इस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को रेफ़र कीजिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर गांधी के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं। जैसे गांधी कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए। वो कहते हैं चतुर्वर्ण व्यवस्था हिंदू समाज की नींव है, और अगर चतुर्वर्ण व्यवस्था बिखर जाएगी तो हिंदू समाज बिखर जाएगा। इसलिए वो आमरण अनशन पर बैठ गए कि दलितों को अलग से काउंट नहीं किया जा सकता, उनको अल्पसंख्यक माइनॉरिटी का दर्जा नहीं दिया जा सकता, इसलिए वो अनशन पर बैठते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बहुत इंटरेस्टिंगली उनसे पूछते हैं, उन्होंने अपने आर्टिकल लिखे अखबार में, और गांधी के जवाब में फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मूकनायक में अपना आर्टिकल छापते हैं। वो कहते हैं कि भाई आप ये बताओ, गांधी आप तो ये कहते हो कि चतुर्वर्ण वर्ण व्यवस्था बहुत अच्छी है, इंसान को अपने 4 वर्णों के हिसाब से काम करना चाहिए, तो आप तो जो है वो बनिया जाति के हैं,
और बनिया जाति के व्यक्ति का काम राजनीति करना तो नहीं है, सियासत में आना तो नहीं है, उसका काम व्यापार करना है। तो आप सियासत क्यों कर रहे हो? आप अपने वर्ण में दिया हुआ काम क्यों नहीं कर रहे? बाबा साहब पूछते हैं कि बनिया जाति का काम तो पढ़ना लिखना भी नहीं है, ज्ञान हासिल करना नहीं है, वो काम जो है वो ब्राह्मणों का है, ज्ञान अर्जित करना। तो आपने ये वकालत बैरिस्ट्री की डिग्री क्यों लिया? आप जाके बाहर विदेश में पढ़ाई करके आए, तो आपको क्या ज़रूरत है? आप अपने वर्ण का काम कीजिए। बाबा साहब फिर पूछते हैं कि आप जो राजनीति में धर्म को मिलाते हैं और राम और तमाम तरह की वो चीज़ें करते हैं, वो धार्मिक रूप से व्यक्ति अपने आप को स्थापित करते हैं, वो रोज़ राम का नाम लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तमाम तरीके का वहाँ सत्संग होता है। तो बाबा साहब कहते हैं पूजा पाठ करना तो आपका काम नहीं है, आपके वर्ण का काम नहीं है, वो तो जो है ब्राह्मणों का काम है पुजारी बनना, धर्म की बात करना। तो आप बनिया हो के आप कैसे धर्म की बात कर रहे हो? आप पुजारी बनने का काम कैसे कर रहे हो? तो ये तो आपके वर्ण का काम नहीं है ना, फिर भी आप कर रहे हो। तो बाबा साहब कहते हैं आप अपना काम तो कर नहीं रहे जो आपके वर्ण का है। आप हमको कह रहे हो कि हम शूद्र अति शूद्र हैं तो हम सेवा करें, हम उसको पालन करें, लेकिन आप पालन नहीं करोगे। जबकि उनके बारे में कहानी है कि कोई बच्चा किसी बच्चे को लेकर जब माँ गई कि शक्कर खाना इसे बहुत अच्छा लगता है, इसे आदत लग गई है, तब वो कहते हैं कि उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने कहा कि पहले मैं खाना छोड़ दूंगा तब तो इसे बताऊं। तो उनको ये भी अपने ऊपर लागू करना चाहिए था ना। वो क्या है कि कभी कभी कुछ छोटी मोटी चीज़ों में मज़ा लेके बोलने में और उनको हिदायत के तौर पे पेश करने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जब आपको समाज बदलना होता है तो अपने ऊपर लागू करना पड़ेगा। गांधी यहाँ जहाँ हम खड़े हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर पंचकुइया मार्ग है, वहाँ पर वो वाल्मीकि समाज के लिए जाते थे और झाड़ू उठा के वो घूमते थे वहाँ पर और बोलते थे कि जो है ये सफाई का काम करना महान काम है और ये समाज के जो लोग हैं ये बहुत अच्छे लोग हैं, मैं इनके साथ आके काम कर रहा हूँ। लेकिन उनका टेंट किसने लगाया था? बिरला ने। उनका जो बहुत बड़ा पंडाल लगा था वो बिरला ने लगाया था पंचकुइया मार्ग पे, और उनका खाना पीने का सामान वहाँ से आता था कांग्रेस की तरफ से। हज़ारों रुपए खर्च करके वो टेंट और उनका खाने पीने का इंतज़ाम उस समय किया गया था। वो तो वाल्मीकि समाज का पानी भी नहीं पीते थे, वो तो वहाँ पे खाना भी नहीं खाते थे। तो झाड़ू उठा के घूमना और जाति को वाकई में ख़त्म करना, इसमें फ़र्क है। इसलिए हम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को, जिन्होंने हमारे लिए हकीकत में काम किया ना, जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को बदल दिया, जिन्होंने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया तो हमको स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, न्याय, भाईचारे का अधिकार दिया, तो हमारे लिए वो महान है ना। या सिर्फ वो व्यक्ति जो कि हमको कहे कि अच्छा झाड़ू उठाना मैं भी उठा लेता हूँ साथ में, बाबा साहब कहते झाड़ू छोड़ो कलम पकड़ो। तो फ़र्क हुआ ना। इसलिए हमारे नायक, महानायक हमारे अपने हैं जिनको इतिहास में उचित सम्मान नहीं मिला, इसलिए हम उनको सम्मान देते हैं। जिनको गांधी का मानना मान ले, हम गांधी के विरोधी नहीं हैं। अब ऐसा नहीं कि हम गोडसे के साथ खड़े हो जाएंगे, हम गांधीवादी विचारों का, गांधी के योगदान का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम जब गांधी और अपने लोगों में से चुनने की बात आएगी तो हम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को चुनेंगे, हम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को चुनेंगे, हम पेरियार साहब को चुनेंगे, माता रमाई को चुनेंगे, माता सावित्रीबाई फुले को चुनेंगे, हम उनको नहीं चुनेंगे। बाकी हम उनके विरोधी नहीं हैं कि हम उनके बारे में अपशब्द बोलें और उनके योगदान को बोल दें नहीं गांधी ने कुछ नहीं किया, डेफिनेटली उन्होंने किया है, लेकिन सम्मान, प्यार, मोहब्बत तो हम अपने आदमी से करते हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल, पर्सनल सवाल है। आपने अपने पोस्ट पे लिखा है कि शिखा ठाकुर के बारे में आपने कहानी बताई कि आप बैचमेट हैं, जब उनके आप घर पे गए थे, पार्टी चली थी, आपने किस्सा पूरा लिखा है। तो मैं ये निजी तौर पे जानना चाहता हूँ कि सच में ऐसा हुआ था या आपने बस ऐसे एक इस तरह की भावना चल रही है इस देश में, जात पात को लेकर भेदभाव रहता है, तो आपने उस तरह वे में लिखा है? देखिए, एक पत्रकार के तौर पे हमें तथ्यों के बारे में, फैक्ट्स के बारे में बहुत करेक्ट होना पड़ता है, और जब आप कम्युनिटी जर्नलिज्म में होते हैं तो आप सरकार के निशाने पर होते हैं, विरोधियों के निशाने पर होते हैं। तो आपने एक फैक्ट गलत बोल दिया, किसी का नाम लेके कुछ गलत बोल दिया, तो आपके ऊपर डेफेमेशन का केस हो जाएगा, आपके ऊपर तमाम केस हो सकते हैं, आप गिरफ्तार हो सकते हो। तो हम जो लिखते हैं सोशल मीडिया पर वो 100% सच होता है। इसलिए ये नहीं कि मैंने हवाई बात लिखी है। शिखा और हम लोग, शिखा ठाकुर जो है उसने बाद में बताया, वो पोस्ट में लिखा कि वो मैथिली ब्राह्मण है लेकिन वो ठाकुर लगाती है। तो वो, मैं एबीपी न्यूज़ में हम लोगों ने साथ में करियर शुरू किया था, हमारा करीब 20 लोगों का बैच था, और वहीं ट्रेनिंग के दौरान हमारी दोस्ती हुई, और साथ में मिलकर हम लोगों ने करीब 3-4 साल एबीपी न्यूज़ में मैं जब रहा तो हम लोगों ने काम किया। तो उसके अच्छे, मतलब हमारी एक जर्नलिस्ट के तौर पर, एक कलीग के तौर पे अच्छे रिश्ते रहे। लेकिन व्यक्ति का जो जातिवाद होता है वो छिपा रहता है, वो कहीं कहीं पे रिश्ता है। जब व्यक्ति के भीतर जातिवाद भरा होता है ना, तो वो मौका देखता है कि वो कैसे निकले।
वो मौका उस दिन उसको मिला। हम बाद में जब मैंने नौकरी छोड़ दी थी उस समय मैं जी न्यूज़ में था और कई हमारे साथी जो हैं वो अलग अलग चैनलों में चले गए थे, तो एक जुटान हम लोगों ने मेल मिलाप कार्यक्रम शिखा के घर पे रखा था। मयूर विहार में वो रहती थी और ये तय हुआ कि शिखा के घर पे सब लोग जुटेंगे और सब ने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दिया, पैसे इकट्ठा किया। पार्टी थी एक अच्छी पार्टी जिस तरह से होती है उसी तरह से थी। तो उसी दौरान क्योंकि मैं अपनी कास्ट को लेके और कास्ट से जुड़े हुए मसलों को लेके मैं हमेशा वोकल रहा हूँ। मैं जब चैनलों में था मैं तब भी बोलता था, मैं तब भी फेसबुक पे लिखता था, अखबारों में आर्टिकल लिखता था। मैं कभी डर के इस तरह से नहीं रहा कि अरे मैं ना लिखूँ, मैं अपनी जाति को छुपाऊँ। मैं सबके सामने वो चीज़ थी। तो सबको मालूम था मेरे यार दोस्तों की कि मेरी जाति क्या है, मैं किन मसलों पर रहता हूँ। तो ऐसे ही वो खाने पीने के दौरान बात चल रही थी और उसी दौरान जाति को लेके कुछ सवाल जवाब थे कि भाई सुमित ये जाति को लेके जो है तुम लिखते रहते हो। तो मैंने कहा भाई हम जो फील करते हैं वो लिखते हैं। हमारे लोगों के साथ अपराध हो रहा है ना, शेड्यूल कास्ट के ऊपर एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, ऊना कांड उस समय हुआ था, तो हम तमाम चीज़ें गिन रहे हैं कि भाई हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है। तो उसी दौरान शिखा ने कहा कि भाई देखो तुम मेरे घर में बैठे हो, मैं शिखा ठाकुर हूँ, तुम मेरे घर में बैठे हो और मैं यहाँ तुम्हारे साथ खाना खा रही हूँ, तो ये देखो मैं कितनी, हम लोग तो जाति को नहीं मानते, हम कितने बड़प्पन हमारा है। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsbeak@yes बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।